हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉग्यान चैनल। पॉलिटी के इस लेक्चर में आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसमें छोटे छोटे टॉपिक जैसे शासन प्रणाली है ना, कौन सी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, कौन सी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, ये चीज़ हम लोग स्पष्ट रूप से देखेंगे। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, चूँकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो कॉमन सेंस से या अपनी नॉलेज से सॉल्व भी कर लेंगे। फिर भी एक बार आपके जो टॉपिक की समझ होगी उसको हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रश अप कर देंगे, ठीक है। तो शासन प्रणाली मूल रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है राजतंत्रात्मक और दूसरी होती है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, अब एक एक के गुण देख लेते हैं। प्राचीन रूप में आप जानते हैं कि इंडिया में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, और केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। जहाँ जहाँ लोग रह रहे थे वहाँ वहाँ, चाहे वो कबीले के रूप में और चाहे वो राजा के रूप में, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली चल रही थी, ठीक है। तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सबसे ऊपर शासक या राजा होता है, ठीक है। शासक या राजा, जो शासन करता है वो शासक होता है या राजा होता है, ठीक है। इसका पद जो होता है वो आनुवांशिक होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, पूरा मुगल काल, सल्तनत काल, है ना, आपको इसी तरीके के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इधर आप देख लीजिएगा अशोक वाला, मौर्य काल में भी यही उदाहरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सत्ता का जो स्रोत था वो स्वयं राजा था। सत्ता को किसी और से पावर लेने की जरूरत नहीं होती थी, सत्ता को किसी और से ऑथेंटिक पावर नहीं चाहिए था, ना ही ऑथेंटिसिटी की जरूरत होती थी कि कोई आपको अप्रूव करेगा तब आप सत्ता में संभालेंगे, ठीक है। और ऐसे उदाहरण क्या थे, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, कतर है, भूटान है। लेकिन और अभी यहाँ इसमें से कुछ जगह है, जैसे भूटान है, यहाँ अभी भी राजा के पास पावर होती है। सऊदी अरब है, यहाँ भी अभी भी बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर शासक है। तो अभी भी यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली पूर्ण रूप में नहीं लेकिन कुछ रूप में आपको देखने को मिल जाती है ना। सऊदी अरब का राजघराना तो आप सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, समय समय पर वायरल होता रहता है। तो ये हो गई आपकी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सत्ता का स्रोत क्या होता है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि स्वयं राजा ही सत्ता का स्रोत होता है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन देखने में सिंपल लगता है लेकिन गलत ना हो जाए, इसका भी ध्यान हम लोगों को रखना है। अब आधुनिक रूप में आपको अधिकतर जगह कहाँ क्या दिखेगा, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली दिखेगी। हालांकि इसमें भी एक राष्ट्राध्यक्ष वाली प्रणाली होती है और एक जो राष्ट्राध्यक्ष वाली प्रणाली नहीं है वो होती है जिसमें प्रधानमंत्री ही सब कुछ होता है। तो ये जो प्रणाली है ये लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। इसमें जो शासक होता है या प्रमुख होता है वो या तो राष्ट्रपति होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। या तो राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा, और ये जो पद होता है वो योग्यता पर आधारित होता है। इसकी कुछ योग्यताएं होती हैं और इसमें जनता चुन के भेजती है। जनता जो होती है वो राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और प्रधानमंत्री को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजती है। तो यहाँ पर सत्ता का स्रोत, जहाँ यहाँ पर स्वयं राजा सत्ता का स्रोत था, तो यहाँ पर जनता सत्ता का स्रोत है, ठीक है। और इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जितनी भी बड़ी कंपनी है, जितनी भी बड़ी कंट्री है वहाँ पर इसका उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। अब लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की हमने बात की थी, तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी दो रूप में होती है, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली और एक संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है। और शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख भी कौन होता है, वो भी राष्ट्रपति होता है। मतलब अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को बहुत सी पावर मिली हुई होती है, वह सरकार का भी प्रमुख है और राष्ट्र का भी प्रमुख है। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको देखने को मिलता है यूएसए में। यूएसए में इसका उदाहरण आपको देखने को मिलता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इन्हीं दोनों के तालमेल से सरकार चलती है। राज्य का नाम मात्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक पावर किसको होती है, राज्य के वास्तविक पावर जो है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको अपना ही देश भारत देखने को मिलता है। हालांकि बहुत कठिन नहीं है लेकिन फिर भी ये पॉइंट आपको याद करने वाले हैं। ये चीज़ एक याद करने वाली, कभी कभार पूछ देते हैं कि राज्य के निम्न में से कौन राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं या निम्न में से कौन राज्य के महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। तो जनसंख्या हो, सबसे पहली बात, भूभाग हो,
ठीक है, फिर जनसंख्या हो, फिर सरकार या सत्ता हो, और संप्रभुता हो। तो ये राज्य के महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसको एक बार देख लीजिए। देखिए, जब कहीं पर भी कुछ लोग हैं, जैसे ऐसे ऐसे कुछ लोग रह रहे हैं, तो ये लोग किसी स्थान पर रहेंगे, किसी भूभाग पर रहेंगे, और वो भूभाग निश्चित होना चाहिए कि इस भूभाग में ये लोग रहते हैं। तो एक हो गया भूभाग, और दूसरा जो लोग रह रहे हैं वो हो गई जनसंख्या। तीसरा, इस भूभाग में जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा कोई सत्ता या सरकार मानी जानी चाहिए कि ये सत्ता या सरकार है। तो एक अथॉरिटी हो गई जो इस भूभाग को अपना नियंत्रित करती है, या इस भूभाग के अंदर जो भी व्यवस्था है उनको संचालित करती है। तो ये अथॉरिटी होगी सत्ता या सरकार, ठीक है। और चौथा, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या है कि इसको बाहर के किसी भी निर्णय से प्रभावित नहीं किया जा सकता। ये स्वयं में संप्रभु है, मतलब स्वयं में सुपीरियर है। ये बाहर के निर्णय से प्रभावित नहीं हो सकता। इस पर बाहर का कोई डोमिनेटिंग अथॉरिटी नहीं है ना। इसी चीज़ को जब इंडिया आज़ाद नहीं था, इंडिया गुलाम हुआ था, तो इसी चीज़ को इंडिया ने खो दिया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को क्या और कहते हैं? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली को राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? बिट्रेन को। संसदीय शासन प्रणाली का जनक बिट्रेन को माना जाता है। और भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है? जनता है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का आशय क्या है? गणतंत्र का आशय ये होता है, गणतंत्र और लोकतंत्र में भी एक अंतर है। गणतंत्र का आशय होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो निर्वाचन पद्धति द्वारा चुन के आया होगा, तो वो गणतंत्र है। लेकिन राष्ट्र का प्रमुख अगर निर्वाचन पद्धति द्वारा नहीं चुन के आया तो वो गणतंत्र नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्र का नाम मात्र का प्रमुख राजा है और राष्ट्र का जो वास्तविक प्रमुख है वो लोकतंत्रात्मक प्रणाली द्वारा चुन के आया है, तो उसे लोकतंत्र कहेंगे, गणतंत्र नहीं कहेंगे। जिसका एग्जाम्पल क्या है? जिसका एग्जाम्पल बिट्रेन है, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। ये चीजें जो है ना, जनसंख्या, भूभाग और सरकार, ये आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन संप्रभुता हर जगह देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब इन तीन चीजों से संप्रभुता मिल जाती है तो फिर राज्य बन जाता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जी ऑस्टिन ने, और अर्ध संघात्मक कहा केसी हुएर ने, ठीक है। अब आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं। राष्ट्र ध्वज तिरंगा के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि इसकी कल्पना सबसे पहले किसने की थी, या इसके जो इस समय स्वरूप है उसका निर्माण किसने किया? पिंगली वेंकैया ने किया। और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी पूछा जाता है कभी कभी, 3:2 है। 22 जुलाई 1947 को सबसे पहले इसे फहराया गया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को आज़ादी के जस्ट पूर्व इसको स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को। इसमें 3 रंग होते हैं। पट्टी केसरिया होती है जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। फिर सफ़ेद होती है जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और फिर हरा होती है जो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। चक्र इसका नीला है, और इसमें तीलियां जो होती हैं चक्र में वो 24 होती हैं। और ये जो चक्र है वो प्रगति और न्याय का संकेत माना जाता है, या ये मान लीजिए प्रतीक है, ठीक है। और इस पर जो ये चक्र है वो कहाँ से लिया गया? अशोक स्तंभ जो सारनाथ वाराणसी में स्थित है वहाँ से ये चक्र लिया गया है। अब इधर देख लीजिए, राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है। और इस पर क्या चीज़ अंकित है? इस पर सत्यमेव जयते अंकित है। अंकित शब्द क्या है? सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए? मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते उल्लिखित है, ठीक है। तो राज्य चिन्ह क्या है? अशोक का सिंह स्तंभ है जो सारनाथ से लिया गया, और इस पर सत्यमेव जयते लिखा है। इस पर मुंडकोपनिषद से अपनाया गया ये सत्यमेव जयते, ठीक है। सिंहों की संख्या कितनी है? अपने जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें राज्य चिन्ह में सिंहों की संख्या है 4। और ये कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब हम अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहे थे उस समय इसको अपनाया गया, ठीक है। नीचे अंकित चिन्ह उस पर क्या है? दाएं पर बैल है, मध्य में अशोक चक्र है और बाएं पर घोड़ा है। ये हो गया आपका राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह इस समय चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो संसद में राज्य चिन्ह का अनावरण मोदी जी द्वारा किया गया उस पर भी विवाद चल रहा है, ठीक है। अब राष्ट्रगान की बात कर लेते हैं। जनगण मन ये कहाँ से लिया गया? राष्ट्रगान गीतांजलि से। गीतांजलि किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन हो गए? रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को कांग्रेस कमेटी की कोर बैठक में इसको अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 27 दिसंबर 1911 को इसका प्रथम गायन कहाँ किया गया था? जब राजा आए थे इंग्लैंड से, है ना, तो उनके सामने इसका पहला गायन किया गया था 27 दिसंबर 1911 को।
और इसकी गायन अवधि कितनी है 52 सेकंड। इसकी गायन अवधि कितनी है 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान की बात हो रही थी, जनगण मन याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत है ना, राष्ट्रीय गीत क्या है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है वंदे मातरम। और ये कहाँ से लिया गया आनंद मठ से। और इसके रचयिता कौन है बंकिम चंद्र चटर्जी। समझ गए। तो राष्ट्रीय गीत, आपको राष्ट्रीय गीत का प्रथम गायन कब हुआ था 1896 ईस्वी में। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा माना जाता है शक संबंध माना जाता है। और ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। प्रथम माह इसका होता है चैत्र और अंतिम माह इसका होता है फागुन, है ना। जो हिंदी वाले मासिक होते हैं उनको माना जाता है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं क्या राष्ट्रीय दिवस या त्यौहार। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गांधी जयंती कितने 2 अक्टूबर को। अगला है राष्ट्रीय नदी कौन सी है गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है गंगा। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद, कुछ क्षेत्रीय परिषद है। कौन कौन सी क्षेत्रीय परिषद है। पहली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है मुंबई में। मध्य क्षेत्रीय परिषद का इलाहाबाद में। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का नई दिल्ली में। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई में। तो इस तरीके से ये आपके मंत्रिपरिषद के बारे में भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब कुछ और राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे राष्ट्रीय पशु है। ये बहुत छोटे पे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। अब इसकी ऑथेंटिसिटी, कुछ लोग इस बात पे बहस कर देंगे कि कोई भी राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं है। तो आप कम से कम बहस मत कीजिए, हो सकता है आपका एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय पशु क्या है बाघ। राष्ट्रीय पशु क्या है बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प कराल। राष्ट्रीय विरासत पर हाथी। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय मुद्दा रुपया। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। तो ये राष्ट्रीय शब्द लगा के ये शब्द प्रयोग किए गए। जैसे जलीय जीव तो डॉल्फिन, इसको हालांकि गांगेय डॉल्फिन भी कहते हैं। अब कुछ विलय की तिथियां हैं। ये विलय हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, पहली क्लास में ही पॉलिटी की मैं पढ़ाया था, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। प्रमुख रियासतें और भारत में विलय। जम्मू कश्मीर का विलय कब हुआ था 26 सितंबर 1947 को। विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए थे। हैदराबाद का विलय कब हुआ था 17 सितंबर 1948 पुलिस कार्रवाई के द्वारा। ठीक है, जूनागढ़ का विलय कब हुआ था 20 फरवरी 1948 जनमत संग्रह द्वारा। ठीक है, अब भाषाई आयोग की बात कर लेते हैं। भाषाई आयोग का गठन जो है जून 1980 में हुआ था। और इसको कहते हैं धर आयोग, क्योंकि इसके अध्यक्ष का नाम था एस के धर। और इसकी रिपोर्ट सौंपी गई 1948 में। कब 1948 में। राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ना कि भाषाई आधार पर हो, ये सुझाव दिया। ठीक है, विभिन्न राज्यों के गठन की तारीख दी गई है और इससे संबंधित फैक्ट दिए गए। हम आपको एक बार पहले भी पढ़ा चुके हैं। बाकी इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नीचे जो फैक्ट दिए गए उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोई कमी हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम नहीं है ना। कोई भी असुविधा हो तो हमें बताइएगा। सभी PDF भी आपको कोशिश रहती है कि प्रोवाइड करा दूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने मिशन APO नहीं लिखा है तो वो भी लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल बढ़ेगा और आपके लिए इसी तरीके का अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।